तो मूवी स्टार्ट होती है 1962 से, जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा शिप दिखाया जाता है। इस शिप का नाम एंटोनियो ग्राजा होता है और इस शिप के अंदर सभी अमीर लोग पार्टी कर रहे होते हैं और इन सभी के बीच एक लड़की जिसका नाम केटी होता है, वो अकेली काफी बोर हो रही थी, तो वो अपना वर्ड पजल सॉल्व करने लगती है। फिर शिप का जो कैप्टन होता है वो केटी को देखकर उसको अपने साथ डांस करवाने लेकर जाता है और वो दोनों भी डांस करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें एक हाथ दिखता है जो कि शिप के लीवर को दबाकर उसका सिस्टम डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से एक वायर सभी लोगों के बीच में से होकर निकलती है और देखते ही देखते वो सभी लोगों को बीच में से काट देती है। पर इस हादसे में केटी की जान बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है और तार उसके ऊपर से होकर निकल जाती है। पर फिर केटी अपने साथ डांस कर रहे कैप्टन की ओर देखती है तो उनका फेस भी दो हिस्सों में कट चुका था और ये भयानक नजारा देखकर केटी बहुत जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और हम एक सैल्वेज क्रू को देखते हैं। सैल्वेज क्रू यानी कि बचाव दल, जो कि समुद्र में लोगों की जान बचाते हैं। तो ये ग्रुप समुद्र में एक शिप को रेस्क्यू करने के बाद एक क्लब के अंदर अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और इस सैल्वेज ग्रुप के अंदर 6 लोग काम करते हैं। एक का नाम है कैप्टन मर्फी, जो कि इस ग्रुप का लीडर है। इस बंदे का नाम होता है मोरीन, इसका नाम है डॉज और इसका ग्रीर, इसका मंडर और इसका है सेंटोस। फिर इन सभी के पास एक आदमी आता है जिसका नाम जैक होता है और वो इन सभी को बताता है कि वो वेदर सर्विस पायलट है। वो इनको एक जहाज के बारे में बताता है जो कि बहुत सालों पहले लापता हो गया था। वो इनको बताता है कि इस जहाज के अंदर बहुत सारा सोना है और अगर हम इस जहाज को रेस्क्यू करके बेचेंगे तो उससे भी हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। जिसके बाद इनके ग्रुप का कैप्टन वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि बाकी लोग वहां जाने के लिए मना कर रहे होते हैं, पर कैप्टन के कहने पर वो भी उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो जैक के साथ उस बताई हुई जगह पर जाते हैं तो उनको अपने रडार पर कोई भी जहाज नजर नहीं आता। जिसके बाद ये सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, पर तभी इनके सामने अचानक से एक बहुत ही बड़ा जहाज इनकी बोट से टकरा जाता है। पर खुशकिस्मती से ये सब बच जाते हैं, किसी को भी कोई ज्यादा चोट नहीं आती और ये कोई और नहीं बल्कि वही शिप होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। जिसके बाद मर्फी इन सभी को कहता है कि इस शिप का नाम एंटोनियो ग्राजा है और ये बहुत सालों पहले बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। जिसके बाद ग्रियर और जैक उस बोट पर ही रुकते हैं और बाकी सभी लोग उस शिप को एक्सप्लोर करने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर केटी का वही वर्ड पजल पड़ा होता है जो खुद से ही एक वेलकम वर्ड बनाता है, जैसे कि कोई इनविजिबल ताकत उसको वहां पर कंट्रोल कर रही हो। उसके बाद मर्फी इन सभी को कहता है कि ये शिप काफी कमजोर हो चुका है, इसीलिए सब ध्यान से चले। लेकिन देखते ही देखते मंडर के नीचे का फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर टाइम रहते ही मॉरिन उसको हाथ पकड़ लेती है और जब वो नीचे देख रही होती है तो उसको वहां पर कैटी खड़ी हुई दिखती है और अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद बाकी बचे हुए लोग मॉरिन और मांडर को ऊपर खींच लेते हैं और मॉरिन सोचती है कि शायद ये उसका वहम होगा और तभी डोज को वहां पर एक डिजिटल वॉच मिलती है और वो सोचता है कि उस जमाने में तो डिजिटल वॉच का नामो निशान तक नहीं था, तो फिर ये वॉच यहाँ पर कैसे आई। जिसके बाद मर्फी कहता है कि शायद हमसे पहले भी हमारी ही तरह कोई यहाँ पर आया हो और शायद ये वॉच उसी की होगी जो कि गलती से यहाँ पर रह गई होगी। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये इस शिप को सुबह यहाँ से लेकर जाएंगे और आज रात ही यहीं पर रुककर आराम करने का फैसला करते हैं और सभी लोग अपनी बोट में आ जाते हैं। फिर तभी जैक मॉरिन की तरफ देखता है तो वो उसे काफी उदास दिखती है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि जब से तुम यहाँ पर आई हो काफी उदास लग रही हो। जिस पर मॉरिन उसको कैटी के बारे में बताती है, पर जैक कहता है कि ऐसी जगहों पर अक्सर हेल्यूसिनेशन होते रहते हैं और तुम इस बारे में इतना मत सोचो, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। जिसके बाद सुबह होते ही ये लोग उस शिप को अपने साथ लेकर जाने का डिसाइड करते हैं, पर तभी इन्हें पता चलता है कि उस शिप में एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका है जिसकी वजह से ये शिप डूब रहा है। पर ये लोग हार ना मानते हुए डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस शिप को 3 दिनों के अंदर अंदर रिपेयर करके अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर ये सभी लोग काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद मॉरिन उस शिप को एक्सप्लोर करते करते एक स्विमिंग पूल वाले एरिया में पहुंच जाती है और जब वो उस खाली स्विमिंग पूल के अंदर जाती है तो वहां पर उसको बहुत सारे बुलेट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ी सी डर जाती है और वो वापस उस पूल से बाहर आने लगती है। पर तभी उसको अपने सामने केटी नजर आती है, जिसे एकदम से अपने सामने देखकर वो घबरा जाती है और वो सीधा पूल में जाकर गिरती है, जिसकी वजह से उसके सर से थोड़ा सा खून निकलता है। पर देखते ही देखते वो स्विमिंग पूल उसका खून पी जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके सर में चोट लगी है। तभी जैक वहां पर आ जाता है और वो मॉरिन को पूल से बाहर निकालता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं और इनके जाते ही वो पूल खून से भरना शुरू हो जाता है और उस खून से भरे हुए पूल के अंदर बहुत सारी लाशें तैरने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्फी शिप के कैप्टन का रूम एक्सप्लोर कर रहा होता है। उसे वहां पर वाइन का ग्लास मिलता है और एक वाइन की बोतल भी। जिसके बाद वो वाइन पीने लगता है और जब वो खुद को शीशे में देखता है तो उसे वहां पर शिप का कैप्टन नजर आता है। जिसके बाद वो काफी डर जाता है और वाइन का ग्लास भी उसके हाथ से छूट जाता है। फिर हम मॉरिन और जैक को देखते हैं जो कि एक लॉन्ड्री रूम में थे और वो इंजन रूम का डोर ओपन करते हैं, पर उसका दरवाजा खोलते ही पानी की एक बहुत तेज लहर उस रूम से निकलती है और पानी के साथ साथ बहुत सारी डेड बॉडीज भी उस पानी में तैरने लगती हैं। जिसके बाद ये दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो वापस उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तब तक पता नहीं कैसे उस रूम का दरवाजा लॉक हो चुका था। जिसके बाद जो दरवाजा उन्होंने खोला था वो उसी रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर हम ग्रियर को देखते हैं जिसे किसी लेडी के गाने की आवाज आ रही होती है। वो उस आवाज को फॉलो करके उसके पीछे जाता है, पर जिस जगह से वो आवाज आ रही थी वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन हम वहां पर फ्रांसिस्का को बैठा देखते हैं। फ्रांसिस्का वही लेडी होती है जो 1962 में इस शिप पर गाना गा रही थी। फिर जैक और मॉरिन बाकी लोगों को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें
उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और वो बाकी क्रू को इन्फॉर्म करने के लिए लॉन्ड्री रूम से बाहर जा रहे होते हैं। तभी मॉरीन को उस रूम में से डरावनी सी आवाजें आती है। वो देखती है कि सामने व्हाइट शीट के अंदर कुछ हलचल हो रही है और देखते ही देखते वो शीट उसको फॉलो करने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत तेज चिल्लाती है। और जब वो शीट को हटाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसी के दोस्त होते हैं, जिन्होंने उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था। जिसके बाद मॉरीन और जैक सभी लोगों को लेकर उस सोने के पास पहुंचते हैं और उन सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो डिसाइड करते हैं कि अब उन लोगों को इस शिप की कोई जरूरत नहीं है, वो इस सोने को अपनी बोट में रखकर यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद ग्रियर इन सभी को कहता है कि इस शिप में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसको यहाँ पर अचानक से किसी औरत के गाना गाने की आवाजें आ रही थी और उसको यहाँ पर एक जलती हुई सिगरेट भी मिली। पर सभी ग्रियर की बातों को मजाक समझकर इग्नोर कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिसके बाद ये सब इस सोने को अपनी बोट में भरने लगते हैं और जब सैंटोस अपनी बोट को स्टार्ट करने के लिए इंजन को साफ कर रहा होता है तभी हम देखते हैं कि उस इंजन का सिलेंडर अपने आप ही ऑन हो रहा है, जिसके बारे में सैंटोस को कुछ नहीं पता होता। पर केटी की आत्मा ये सब देख रही होती है और वो मॉरिन को इसके बारे में वार्न करने की भी कोशिश करती है, पर तभी उसे पीछे से कोई खींच लेता है और इससे पहले कि मॉरिन कुछ समझ पाती, ग्रियर उस बोट को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंजन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सैंटोस वहीं पर जलकर मारा जाता है और अब इनके पास जाने के लिए कोई साधन नहीं होता और ये इसी शिप में फंस जाते हैं। जिसके बाद मॉरिन कहीं पर खोई रहती है, उसे केटी के सिवा और कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ केटी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि ये बच्ची उसको बार बार क्यों दिख रही है। जिसके बाद वो उस शिप को एक्सप्लोर करते करते फाइनली केटी के रूम तक पहुंच जाती है। इधर डॉज और मंडर को किचन में खाना मिल जाता है, जिसे वो बहुत ही मजे लेकर खा रहे होते हैं, पर खाते खाते उन्हें रियलाइज होता है कि वो कोई खाना नहीं बल्कि कीड़े खा रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों बहुत डर जाते हैं और उल्टियां करने लगते हैं। इधर मर्फी को भी शिप का कैप्टन दिखने लगता है और वो उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। फिर ग्रियर के साथ कुछ अजीब होने लगता है, उसके आसपास की चीजें बहुत तेजी से बदलने लगती है और वो सन 1962 में पहुंच जाता है, जब इस शिप में सब कुछ पहले जैसा था, जहां पर इस शिप में लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उसको वहां पर वो सिंगल भी दिखती है जिसका नाम फ्रांसिस्का था और वो ग्रियर को अपने जाल में फंसाने लगती है। फिर मॉरिन को कैट की लाश रस्सी से लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, जो कि अब कंकाल बन चुकी थी। और तभी केटी की आत्मा भी मॉरिन के सामने आती है और वो उसको बताती है कि वो 1962 में अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी, लेकिन अब तक तो उसके पेरेंट्स भी मर चुके होंगे। जिसके बाद केटी मॉरिन को एक आदमी के बारे में बताती है। वो बताती है कि उस आदमी को बहुत सारी आत्माएं चाहिए और जब उन आत्माओं की गिनती पूरी हो जाएगी तभी हमारी सोल यहाँ से आजाद हो पाएगी। पर इससे पहले कि वो उस आदमी के बारे में और कुछ बता पाती, एक दूसरा गोस्ट उसे वहाँ से खींचकर अपने साथ ले जाता है। पर जाने से पहले केटी मॉरिन को यहाँ से भाग जाने को कहती है। इधर मर्फी अपने लोगों को ढूंढते हुए उनके पास जाने लगता है, पर तभी उसको हर जगह सैंटोस का भूत नजर आने लगता है, जो कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। इधर फ्रांसिस्का ग्रियर को अपने साथ लेकर जाती है और जैसे ही ग्रियर फ्रांसिस्का को टच करने की कोशिश करता है, वो एक बंद लिफ्ट के होल से नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर मॉरिन मर्फी को ढूंढ लेती है, पर मर्फी को नशे की हालत में मॉरिन के अंदर भी सैंटोस का जला हुआ भूत ही नजर आ रहा होता है और वो उसको जान से मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से मॉरिन अपनी जान बचाती है। वो सब सोचते हैं कि ज्यादा पीने की वजह से मर्फी का दिमाग हिल गया है, इसीलिए वो लोग मर्फी को एक चैम्बर में बंद कर देते हैं और सभी बचे हुए लोग इस शिप को दोबारा से रिपेयर करने पर लग जाते हैं। और तभी मॉरिन को केटी की आत्मा फिर से दिखती है और केटी की आत्मा मॉरिन के सीने पर हाथ रखती है और मॉरिन भी उसी समय पर चली जाती है जब 1962 में इस शिप में वो हादसा हुआ था, जहां पर हम देखते हैं कि उस शिप के शेफ ने सभी लोगों के खाने में जहर मिला दिया था और ये सब वो उस शिप के क्रू मेंबर्स के कहने पर कर रहे थे और जो लोग स्विमिंग पूल के पास थे उन्हें भी इन लोगों ने गोली से शूट करके मार दिया था। इसीलिए मॉरिन को वहां पर कुछ बुलेट्स पड़े हुए मिले थे और सबको मारने के बाद ये क्रू मेंबर एक दूसरे को भी मारने लगते हैं और इन सभी लोगों ने केटी को भी मारकर उसकी लाश को एक फांसी के फंदे से लटका दिया था। और फिर हम फ्रांसिस्का को देखते हैं जिसने आखिरी बचे हुए क्रू मेंबर को भी मार दिया था, क्योंकि वो भी उस आदमी के साथ मिली हुई थी जिसने ये सब कराया था। और ये क्रू मेंबर्स और फ्रांसिस्का ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको भी वही सोना चाहिए था जो इस शिप में था, पर वो आदमी इन सभी को डिच कर देता है और वो आखिरी में बची हुई फ्रांसिस्का को भी मार देता है और उसके हाथ पर एक हुक का सिंबल बना देता है। और यहाँ पर आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था जो इन सबको यहाँ पर लेकर आया है। और यहाँ मॉरिन को पता चलता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है जो कि सभी लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कलेक्ट करता है। और ये सब जानने के बाद मॉरिन और ज्यादा डर जाती है और वो भागकर मर्फी के पास जाती है, पर मर्फी की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। दरअसल जिस चैम्बर में मर्फी को बंद किया गया था उसमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी भर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर मॉरिन भागकर डॉज के पास जाती है। मॉरिन डॉज को सारी बातें बताती है कि वहाँ पर जैक आ जाता है, पर मॉरिन बहुत होशियारी से उसके सामने ऐसा बिहेव करती है जैसे कि उसको जैक की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता और मॉरिन वहाँ से जाकर मुंडर को ढूंढने लगती है। इधर मुंडन एक इंजन रूम में था जहाँ पर बहुत सारा पानी भर चुका था और वो इंजन बंद करने के बाद ऊपर आ ही रहा होता है कि उसका पैर गियर में फंस जाता है। वो अपने पैर को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं हो पाता और उसकी वहीं पर बहुत बुरी तरीके से कट कर मौत हो जाती है। इधर जैक को डॉज पर थोड़ा सा शक होता है, उसको लगता है कि शायद ये मेरे बारे में जान चुके हैं, इसीलिए जैक डॉज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उससे पहले डॉज जैक को ही शूट कर देता है और जाकर
आकर मॉरिन के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने जैक को मार दिया। यहाँ मॉरिन इस शिप को एक एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट करने की तैयारी कर रही थी, पर डॉज उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने इस शिप को ब्लास्ट किया तो उसके साथ हमारा गोल्ड भी ब्लास्ट हो जाएगा। पर मॉरिन उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद डॉज का असली चेहरा सामने आता है। असल में वो डॉज नहीं बल्कि जैक होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली डीमन है जो किसी का भी रूप ले सकता है। उसके बाद वो मॉरिन को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सैल्वेज हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम शिप्स कलेक्ट करती हो और मैं आत्माओं को कलेक्ट करता हूँ। दरअसल जैक भी पहले एक इंसान ही था, पर उसने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बुरे काम किए कि मरने के बाद उसे एक डीमन बना दिया गया और उसको सभी आत्माओं को कलेक्ट करने का काम सौंप दिया गया, जिसके बाद उसे ये सभी आत्माएं अपने बॉस को देनी होती है। पर मॉरिन उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद जैक उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो अपनी जान बचाकर जैक के पैर पर तीर से हमला करती है और फिर उसी तीर से वो उस एक्सप्लोसिव के बटन को भी दबा देती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते वो पूरी शिप पानी में डूब जाती है और वो सारी ही सोल्स उस शिप से आजाद हो जाती है। पर मॉरिन उस शिप से बाहर नहीं निकल पाती, जिसके बाद केटी उसको बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और वो फाइनली एक लकड़ी के टुकड़े पर तैरती हुई किनारे तक पहुंच जाती है, जहां पर रेस्क्यू टीम उसे रेस्क्यू करने आती है। और जब वो लोग मॉरिन को हॉस्पिटल में लेकर जा रहे होते हैं तभी उसको जैक दिखता है, जो कि उसी गोल्ड के साथ था और वो किसी और शिप को अपना शिकार बनाने जा रहा होता है और वो मॉरिन की तरफ देखकर एक एविल स्माइल पास करता है, जिस पर मॉरिन बहुत जोर से चिल्लाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।